स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में मॉडल सेट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। और आज मॉडल सेट सेकंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैथमेटिक्स का होगा। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के 25 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और सारे सवाल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आइए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन को मॉडल सेट सेकंड में देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमारे मॉडल सेट सेकंड के 4 क्लासेस आ चुके हैं और आज हम लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 से, है ना। तो यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन आ चुका है और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल आ चुका है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करना है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते चलेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये इधर 4 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, और जब इसको इस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, 4 इधर गुना में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। ठीक, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। अब जब हम इसको साइन थीटा कर देंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब बताइए 3/4 का वर्गमूल क्या होगा, √3/2, है ना। √3/2 हो जाएगा। अब ये बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये जो वैल्यू है P/h के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो P क्या हो गया, √3 हो गया, और h क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग बेस निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √h² - p²। ठीक है, तो यहाँ पर b निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब बताइए अंडर रूट में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। 4 में से 3 घट गया, बच गया 1। यानी कि हमारा जो b का वैल्यू है, आधार का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब आधार हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमें निकालना क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, इसलिए हमें आधार निकालना था। ठीक है, और कर्ण का मान हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान हमारा आधार बटे कर्ण होता है, और आधार हमने निकाला है 1 और कर्ण का मान है 2। तो 1 + 1/2 कर दीजिए, बहुत ही आसान हो गया, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ 1, 3/2। हमारा आंसर कितना निकल कर के आ गया, 3/2 निकल कर के आ गया। और ऑप्शन नंबर 1 में ये हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, हमारा प्रयास कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा आ चुका है, और ये सवाल भी ट्रिगोनोमेट्री से ही है। cos A बटा 1 - tan A प्लस sin A बटे 1 - cot A, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो आपका cos A दिया हुआ है बटे 1 - tan A, तो tan को तोड़ देंगे किसमें, sin बटे cos में। ठीक है, tan थीटा बराबर चुकी होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ tan A है तो sin A बटे cos A हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इसके दूसरे पार्ट sin A और बटा यहाँ पर क्या है 1 - cot A है, तो cot A का मान क्या हो जाता है, cos बटे sin हो जाता है। ठीक है, तो cos A बटे sin A। अब देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, और यहाँ पे स्क्रीन में इतनी जगह होती नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है कि आपके इस सवाल को बना करके मैंने इसका फ़ोटो ले लिया है, और इस फोटो में यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, इसको समझते चलिएगा। अब यहाँ देखिए tan A को हमने बदल दिया sin A बटे cos A में। ठीक है, उसी प्रकार से cot A को बदल दिया cos A बटे sin A में। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 है तो कॉस ए और 1 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और 1 से गुना होगा कॉस ए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए, माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद कॉस ए कट गया, साइन ए गुना हो जाएगा 1 से तो साइन ए, ठीक। अब इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस दिए हैं। इसके बाद 1 माइनस साइन ए है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 1/1 करेंगे और 1 और साइन ए का एलसीएम निकालेंगे तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से 1 इंटू साइन ए हो गया, माइनस साइन ए और साइन ए इसमें डिवाइड जब होता है तो साइन ए कट गया, कट के बचा 1 गुना हुआ कॉस ए से तो यहाँ पे आ गया कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ नीचे कॉस ए है और ऊपर भी कॉस ए है, ये नीचे वाला ऊपर चला आता है, कैसे, इसका नियम क्या है। अब देखिए इसमें एक सिंपल सा मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1/b है और बटे अगर 1/b है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला वैल्यू होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और इसके बाद वाला जो है इस तरह से आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भिन्न के भाग का एक फंडा है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अब इसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 2/3 है, इसमें अगर हम भाग करना चाहते हैं 3/4 से, ठीक है, 3/4 से भाग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न के गुना में बदलते हैं और जब भिन्न के गुना में बदलते हैं तो 4 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे चला आता है, ठीक है। अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी, अब यहाँ पर देखिए कॉस ए है और बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए है, ठीक। तो कॉस ए का मान मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस ए बटे 1 है यहाँ पर छुपा हुआ, या फिर इसको आप ऐसे लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, ठीक, और बटा 2/3 है फिर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 3 में भाग दे रहे हैं 2/3 से, ठीक है। और जब हम भिन्न के गुना में इसको बदलेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा तो 3 गुना 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे होता है, 3 गुना 3 कर देते हैं, है ना, और बटा 2 रह जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ 3/1 है तो ये 1 यहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसमें बटा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बटा करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कॉस ए जो है ये ऊपर चला जाएगा और इधर साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया और इधर साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस ए माइनस साइन ए बच गया और इधर साइन ए माइनस कॉस ए बच गया। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ जो इस साइड में है कॉस ए माइनस साइन ए है, ठीक है, और इधर साइन ए माइनस कॉस ए है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि दोनों एक जैसे नहीं है, इधर कॉस ए माइनस साइन ए है और इधर साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर दोनों एक जैसा हो जाएगा तो फिर भिन्न का जोड़ आराम से बनेगा, ठीक है। और एक जैसा कैसे होगा, इसको करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो हमारा प्लस है इसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि यहाँ जो माइनस है इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं माइनस का कॉमन लेना, और जब माइनस का कॉमन लेंगे तो हमारा जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस कॉस ए हो गया प्लस कॉस ए में और साइन ए जो प्लस में था वो हो गया माइनस में, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इधर कॉस ए माइनस साइन ए था तो इधर भी कॉस ए माइनस साइन ए होना चाहिए था, ठीक है। चूँकि जब दोनों वैल्यू बराबर रहेगा तो हमारा एलसीएम आसानी से हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, इन दोनों का एलसीएम हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए माइनस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा और 1 गुना होगा कॉस स्क्वायर ए से तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार से इसको तोड़ा गया है, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है।
और नीचे भी आपका क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए है, तो ये दोनों आपस में मिल रहा है, कट जाएगा। अब यहाँ बच गया कॉस ए प्लस साइन ए, तो हमारा जो आंसर निकल करके आया कॉस ए प्लस साइन ए है, हमारा आंसर निकल करके आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन था, एक स्क्रीन में आता नहीं, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। चलिए फिर से सवालों की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सवाल आपका रहा 11.235 और 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो संख्या है ये किस प्रकार की संख्या है, क्या यह एक पूर्णांक संख्या है, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, क्या यह एक परिमेय संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दशमलव दिया हुआ है, दशमलव के बदले हम लोग क्या करते हैं, जितने इसके बाद अंक होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या की प्रकृति है, ये संख्या का कौन सा प्रकार है, तो निश्चित रूप से यह एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या तो है नहीं, क्योंकि अंडर रूट में वो संख्या होगी जिसका हम पूरा मान नहीं ज्ञात कर सकते, वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत होगी। और ये पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में पूरा अंक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यहाँ पे व्युत्क्रम लिखा हुआ है, तब b का मान क्या होगा। ठीक है, ये बहुपद से आपका सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा सा देख लेंगे। यहाँ पे बहुपद आपका दिया हुआ है x² प्लस ax माइनस b, और कह रहा है कि इसके जो शून्यक हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे शून्यक जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो अगर एक का मान अल्फ़ा है और दूसरे का मान बीटा है, और यहाँ सवाल कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बीटा की वैल्यू 1/अल्फ़ा हम लिख सकते हैं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक शून्यक हमारा अल्फ़ा हो जाएगा तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा शून्यक जो है वो पहले का व्युत्क्रम है। ठीक, अब यहाँ पे एक सूत्र याद होगा आप लोगों को, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यानी कि c हम अचर पद को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुपद है हमारा, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ -b है, तो c अचर पद है, और a क्या होता है, ये होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पर बताइए शून्यकों का गुणनफल हम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और बीटा का मान हमारा होगा 1/अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -b/a की वैल्यू 1 है, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। अब यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू -b, यानी कि -1 इक्वल टू b, b की जो वैल्यू है वो है -1, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल है। यहाँ पर शून्येतर लिखा हुआ है, शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़ करके शून्य से अतिरिक्त हल है, वो क्या होगा। तो देखिए शून्य से अतिरिक्त हल यानी कि आपका जो अद्वितीय हल होता है उसके लिए क्या शर्त होती है, a1 = a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू बैठाइए। a1 की वैल्यू है a और a2 की वैल्यू है 2, इक्वल नॉट टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा b1 की वैल्यू, और b2 की वैल्यू 5। अब यहाँ कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना हो जाएगा, तो a यहाँ पे एक की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू रखेंगे क्योंकि
अद्वितीय हल में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर हम 4 बैठाएंगे तो शून्येतर हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ए के किस मान के लिए समीकरण x² + 4x + a = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो पहले क्लास में हमने इसके ऊपर डिटेल से चर्चा किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को देख लीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जितना भी इसमें नियम लगा हुआ है बहुपद और समीकरण में, वो सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का क्लास 1 देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, वास्तविक और भिन्न होने के लिए क्या शर्त होती है। अगर मूल वास्तविक और भिन्न उस स्थिति में होगा जब d का जो मान है वह 0 से बड़ा होगा। इसको हमने बताया हुआ है और आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू है, हम लोग जानते हैं d बराबर b² - 4ac है ना, और b की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 और गुना a, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c, तो c की वैल्यू यहाँ पर है a, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 - 4 × a। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कि a का मान हम कितना रखेंगे ताकि d की जो वैल्यू निकल कर के आएगी, इसका जो मान निकल कर के आएगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और 0 से जब बड़ा होगा तभी तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो जब भी अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि a का मान यहाँ 4 रखते हैं, तो 4 चौक 16, 16 में से 16 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 होता है, जब d का मान 0 हो जाता है, तो उसमें जो मूल होंगे वे वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि भिन्न होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 हम नहीं बैठा सकते हैं, 4 से कम होना चाहिए। a का जो मान है वो 4 से कम होना चाहिए। अगर 3 बैठाएंगे तो 4 × 12, 16 में से 12 घट जाएगा, 4 निकल कर के आएगा। ठीक है, तो a का जो मान हमारा यहाँ पे होगा वो हमेशा 4 से कम होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना हो जाए, 2 हो जाएगा, a इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये आपका थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन है। इस चित्र में DE जो है वह समांतर है BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें जब इस प्रकार से समांतर रेखाओं से त्रिभुज को बांटा जाता है अनुपात में, तो AD/DB = AE/EC हो जाता है ना। जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है आपस में। तो यहाँ पे हम लोग इसी के अनुसार से हल करेंगे इसको। AD का मान 4 दिया हुआ है, 4 बैठाइए, बटा DB का मान x - 4 दिया हुआ है, बैठा दीजिए, बराबर AE का मान दिया हुआ है x - 3, तो x - 3 यहाँ पे बैठा देंगे, बटा EC का मान दिया हुआ है 3x - 19। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आसानी से इसका मान निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 से गुना कर देंगे 3x - 19 में, तो 4 × 12x - 19 चौके 76, बराबर x - 3 × x - 4, तो x गुना हुआ तो x² बनाया, -4x, ठीक है, -3x और माइनस प्लस 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखिए 12x हो गया, -76 हो गया। ठीक है, 76 है, बराबर x² -4x - 3x, माइनस प्लस होता है तो 4 3 7 हो गया, -7x हो जाएगा, +12। ठीक है, अब इसका वो सबको एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - 7x + 12 -12x + 76 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम है। x² माइनस कितना था, 12x, x² - 12x प्लस
एक्स 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 सॉरी सॉरी यहाँ पे था x-3 इंटू x-4 ना हुआ था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x, ठीक, और प्लस 12 है, और फिर इधर गुना हुआ था 4 इंटू 3x, तो 4×12x, और उधर था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -12x, और 19×4 = 76, और उधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए x² माइनस 7x माइनस 12x, तो -7 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस होता है तो -19 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे x² माइनस 19x, फिर हो जाएगा 12 और 76, ये दोनों ही प्लस में है, तो 12 और 76 जुटेगा, कितना हो जाएगा 88, प्लस 88 बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है, तो गुना करने पर आना चाहिए 88, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 19। तो यहाँ पर 11 और 8 ये लेंगे, 11 8 88, और 11 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है। तो x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इक्वल टू 0, ये हमारा गुणनखंड टूट गया। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 बच जाएगा, प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 बच जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा दो गुणनखंड बन कर के आ रहा है, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस हो जाएगा ना, -8 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा। दो गुणनखंड बन कर के हमारा आ रहा है x माइनस 8 इंटू x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, x माइनस 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा x का दो मान निकल कर के आ रहा है 8 और 11, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है 11 8, ये हमारा हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, ठीक, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुजों में याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लीजिएगा इसको, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, ठीक है, वर्ग का अनुपात, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हो जाएगा 49/25 बराबर a²/b², ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि a² b² जो दिया हुआ है इसको हम लोग a/b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हमारा इधर चला आएगा तो 49/25 को अंडर रूट में कर देगा, बराबर a/b, 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5, तो 7/5 आया, यानी कि 7 और 5 का अनुपात हो जाएगा संगत भुजाओं का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिंदुओं A तथा B इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल है, ठीक है, तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और दूरी सूत्र के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए जो आपके बिंदुएं दी हुई हैं इसको आप पहले इंगित कर लीजिएगा, x1 y1 x2 y2, और दूरी सूत्र क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है आपका, और इसी सूत्र के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसको हल करना है। अब यहाँ पर देखिए x1 का जो मान है वो क्या है, x1 का मान है 2 और x2 का मान भी 2 है। फिर यहाँ पर प्लस है y1, तो y1 का मान है -3 और फिर y2 माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताइए 2 में से 2 घट जाएगा 0, एक तो हो गया, इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -3 -2 यानी कि -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर होता है 25, तो √25 इसका मान क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 इकाई हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो जितने भी लॉन्ग कैलकुलेशन वाले 1-2 सवाल थे उसे मैंने सॉल्व करके फ़ोटो ले लिया है ताकि समझाने में आसानी हो। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ देखिए cot थीटा को हम बदल देंगे cos बटे साइन में और कॉसेक को 1/sin में। इसी तरह से इधर tan को बदल देंगे sin बटे cos में, सेक को बदल देंगे 1/cos में। ठीक है, अब यहाँ sin एलसीएम हो गया। ठीक है, sin एलसीएम हो गया sin थीटा। अब यहाँ 1 है तो 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा हो गया, sin कट गया और यहाँ पे बच गया cos थीटा, और यहाँ -1 sin कट के -1 हो गया, तो sin प्लस cos -1 हो गया बटे sin थीटा, और इधर हो गया आपका cos का एलसीएम cos थीटा हो गया, और 1 प्लस यहाँ दिया हुआ है तो 1 बटे 1 कर देंगे इसको, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ cos तो हो गया cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर cos कट गया, कट के बचा 1 sin थीटा से गुना हुआ तो sin थीटा, cos कट गया बच गया 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हमारा निकल करके आया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो साइन और cos है इसको एक साथ कर दीजिए, cos और sin को एक साथ कर दीजिए। अब यहाँ cos प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से तो एक पैटर्न आपको आएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1, साइन थीटा प्लस cos थीटा +1, है ना। इस पूरे को आप a मान लीजिए और इस पूरे को a मान लीजिए, और ये जो एक है इसको b मान लीजिए, एक को क्या मान लें, b मान लें। तो यहाँ बन रहा है a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b। किसका पैटर्न आ गया, a² - b² का पैटर्न आ गया। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, चूँकि a² - b² के पैटर्न पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक, और नीचे साइन इंटू कॉस, ठीक है, गुना हो गया साइन इंटू cos थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ साइन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर को हमने तोड़ दिया है a² + b² + 2ab में, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। कोई दिक्कत, a², एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अब यहाँ बताइए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो रहा है। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लिखा गया 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि +1 और -1 ये दोनों कट गया, एक कट गया, प्लस माइनस में था तो बच गया हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin इंटू cos ये दोनों भी कट गया, बच गया हमारा क्या 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, आंसर हमारा हो गया 2। ठीक है, उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैलकुलेशन करने के लिए एक रफ शीट दिया जाता है, तो रफ शीट जो आपको मिलेगा उस पर ये सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है। एक तार को इस तरह से
वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है वो है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर है। कहता है कि ये जो तार है जिसे वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया था, इसे फिर से एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो इसको जब हम वर्ग के रूप में मोड़ेंगे तो दोनों का परिमाप तो समान रहेगा, दोनों का जो परिमाप होगा, दोनों की परिधि जो होगी वो एक जैसी रहेगी, उनकी लंबाई एक ही रहेगी, क्योंकि तार तो दोनों में सेम लंबाई का लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग की भुजा, तो ये जो वर्ग होगा इसका परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान बैठा दीजिए 22/7, और r का मान हमारा है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 चौके 28, तो 22 4 दूनी 8 हो गया, 22 8 76 से 176 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा क्या, वृत्त की परिधि, यानी कि 176 सेंटीमीटर उस तार की लंबाई है। उसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया फिर से, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वह होगा कितना, 176 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा। तो जब परिमाप दिया हुआ है तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक, क्योंकि परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। जो परिमाप दिया हुआ है तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल करके आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है। दो घन को जब जोड़ेंगे तो एक घनाभ बन करके आएगा, ठीक है। अब इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा घन है उसकी भुजा कितनी है। आयतन दिया हुआ है इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन दिया हुआ है। तो जब आयतन दिया हुआ है तो एक भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर क्यूब आयतन करेंगे। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, यानी कि वह घन जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, सॉरी। अब यहाँ पर जब इस घन को जोड़ करके घनाभ बनाया गया है तो लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 जोड़ 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊंचाई और चौड़ाई होगी वो होगी 4 4, ठीक है, ठीक है। घनाभ जो हमारा बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का घनाभ बनेगा। दो घन को यहाँ से जोड़ा गया है, ठीक। पहले घन 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 4 सेंटीमीटर का है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन बताइए कि इसकी ऊंचाई तो 4 ही रहेगी और चौड़ाई भी 4 ही रहेगी, ठीक है। तो L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट बैठा लेंगे, 8 गुने 4 जोड़ 4 गुने 4 जोड़ 4 गुने 8, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 8 32 जोड़ 4 चौक 16 जोड़ 4 8 32, 32 32 64, 64 और 16 कितना 80, 80 गुने 2 160। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 वर्ग सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है, बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, इसकी वैल्यू दी हुई है 1760। ठीक है, एच का मान निकालना है हमें 1760/2πr। अब यहाँ देखिए पाई का मान होता है 22/7। अब ये जो बटे 7 होगा इसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक, और आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर यहाँ बैठा देते हैं। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 कट गया, 22 8 76 से 80 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 20 चौके 80 हो गया। 20 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल करके आ गया सही आंसर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है कि यदि यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं, इनका समांतर माध्य 25 हो तो x + y का मान क्या होगा। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका समांतर माध्य फटाफट से दिया हुआ है ही कैलकुलेट कर लेंगे। 22 जोड़ 29 जोड़ x जोड़ 32 जोड़ 22 जोड़ 29 बटा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 9 बराबर माध्य दिया हुआ है 25। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 8 5 13 13 2 15 15 9 24 24 2 26 26 9 35 के 5 बाकी 3 4 3 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13 13 3 16 16 2 18 185 और प्लस x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 185 + x + y बटा 9 बराबर 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 185 + x + y बराबर 25 नमा 225। ये इधर 9 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 नमा 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर x + y बराबर क्या हो जाएगा 225 घटाओ 185। अब बताइए 225 में से 185 घटेगा तो कितना बचेगा, बराबर 40, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 40। x + y का मान कितना निकल करके आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब देखिए आंकड़े इसमें कौन कौन से हैं, 5 है, 2 है, 4 है, 7 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 6 भी है, ठीक है, और 3 भी है, 3 भी है ना। तो बहुलक में सबसे सिंपल क्या है कि बहुलक में सबसे ज़्यादा बार जिसकी बारंबारता होगी, यानी कि जो मान सबसे अधिक बार आया होगा वो बहुलक होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी देख लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा मान कौन आ रहा है, और कंफर्म करने के लिए हम लोग टैली मार्क का इस्तेमाल करते हैं। 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, और सबसे ज़्यादा बार जो है 5 ही दिख रहा है। वैसे इसका सबसे सिंपल नियम क्या है कि जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं आप इनको आरोही क्रम में सजा लीजिए, आसानी से तुरंत आपका इसका मान जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार 5 आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार 5 आया है तो 5 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 5। बहुत ही आसान सा सवाल होता है, एक सवाल आपको आसान इस प्रकार का मिलेगा ही। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मान तो स्टैटिक्स में आपका माध्य, बहुलक, माध्यक, ये तीनों ही आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, लेकिन मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ठीक है, मानक विचलन तो हम लोग वहाँ पर बारंबारता वाले कॉलम में इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ देखिए अभाज्य संख्या अगर आप देख लेते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अभाज्य संख्या तो है 2 3 और 5, 3 गो अभाज्य संख्या है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6, तो 1/2 आंसर
करके चलाइएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल दिया हुआ है सम अभाज्य संख्या, ठीक, तो सम अभाज्य संख्या केवल एक है और वो है 2, ठीक है। सम अभाज्य संख्या केवल एक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी, ठीक है, क्योंकि एक फलक के आने की प्रायिकता 1/6 पासे में होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 मीटर और 8 मीटर है। यदि उनके बीच की लंबवत दूरी 10 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, याद रखिएगा इसको, 1/2 इंटू a+b इंटू h। ए बी क्या है, तो समांतर भुजा है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है समलंब का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है और ए का जो मान है 5 मीटर दिया हुआ है, बी का मान 8 मीटर दिया हुआ है, एच का मान 10 दिया हुआ है। तो 2×5 = 10 हो गया, 8 5 13, 13 गुने 5 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, 65 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो नए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र आप लोगों को पता होगा। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h, ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दी जाती है, तो r हमारा जब डबल हो जाएगा तो यहाँ पर 2r बैठा देंगे, इसका स्क्वायर, और h को भी दुगुना कर दिया गया है, 2h हो जाएगा। अब ये जो नया बेलन का आयतन बन कर के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 πr² होगा। अब बताइए कि पहला जो बेलन है वो है πr², दूसरा हो गया 8 πr², तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, ऑब्वियस है 8 गुना ज़्यादा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो उससे यहाँ पे सवाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1352 रुपये हो जाएगी, यानी कि ए दिया हुआ है, ठीक है। तो a = p × 1 + r/100 पावर t, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसको बना लेंगे। तो a हमारा दिया हुआ है 1352 रुपया, p नहीं दिया हुआ है 1 + r/100, तो r यानी कि रेट, तो 4% दिया हुआ है, तो 4/100 हो जाएगा। पावर आपका है 2, चूँकि 2 वर्ष है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 चौका 100 काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 1352 बराबर p × 1 + 1/25, 1/25 है, तो यहाँ पर 25 लघुत्तम होगा, तो 25 से कहीं 25, 25 से 26 हो जाएगा, तो 26/25 का स्क्वायर, ठीक है। अब 26/25 का स्क्वायर का मतलब 26 × 26/25 × 25 है, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो 1352 गुना 25 गुना 25/26 गुना 26 बराबर p होगा कि नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 26 से भाग देंगे 1352 में, 26 25 30 से 26 दूनी 52, 52 बार में कट गया, फिर ये 26 दूनी 52 कट जाएगा, तो 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 625 को दुगना कर दीजिए तो 1250, ठीक है। तो यहाँ पर हमको गुना करने पर प्राप्त हो रहा है 1250 रुपये, और ये पी की वैल्यू, यानी कि हमारा जो मूलधन है, कौन सी धनराशि, तो वह धनराशि मूलधन है, और मूलधन का मान हमारा निकल कर के आ गया 1250 रुपया। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे,
कि कोई धन उधार लेकर के 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। ठीक, 121 रुपये दोनों वर्ष चुकता किया गया है। पी हमें निकालना है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो पहला जो साल का है तो 100/100 प्लस दर है 10%, तो प्लस 10 हो जाएगा, जोड़ दूसरे साल का जो आपका ब्याज के अनुसार से गया वो हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को कि जो आपका मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर मूलधन बटे 100/100 जोड़ दर प्लस 100/100 जोड़ दर का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 किस्तों में चुकता किया तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर है, सभी में नहीं। अगर किस्तों की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल करके आएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस 10 है तो 121 बराबर हो जाएगा P/100/110 जोड़ 100/110 का स्क्वायर। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 10/11 10/11 दोनों तरफ बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे 121 बराबर P/10/11 जोड़ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, है ना। तो 121 बराबर, अब बताइए P/ हो जाएगा कितना, 11 और 121 का लघुत्तम 121 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 121 में भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 को 10 से गुना करेंगे 110 हो जाएगा, जोड़ 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 110 और 100 210 हो जाएगा, 210/121 P/210/121। अब ये जो 210/121 है ये P के बटा में है, इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 121 गुने 210/121 बराबर P। ये आ जाएगा 121 कट गया तो हमारा P का मान निकल कर के आ गया 210 रुपया। कितना निकल कर के आ गया 210 रुपया। आंसर हमारा आ गया है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5,000 रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। ठीक, और अगर नगद पैसा दिया जाता है तो लाइब्रेरी को 5% का एक्स्ट्रा छूट मिलता है, अतिरिक्त बट्टा। यदि 8,000 रुपये की पुस्तकें नगद में खरीदी गई तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 2 छूट मिल रहा है तो ये क्रमिक बट्टा में चला जाएगा, और क्रमिक बट्टा का सूत्र मैंने ये कमर्शियल मैथमेटिक्स वाले क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कितना पैसा देना पड़ेगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये 8,000 रुपये आपका हो जाएगा क्या, अंकित मूल्य हो गया। 8,000 रुपये का आपने खरीदा है, उस पर छूट, पहला छूट मिल गया 1 - 15/100 15% का। फिर दूसरा छूट आपको मिल गया 1 - 5/100 का 5% का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 या 15 20 2500 20 2500 हो जाएगा। यहाँ पर 20 का 20 में से घट गया 3 तो कितना बचा 17 17/20 गुने 20 में से 1 घटा 19/20 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 20 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 19 गुने 17 गुने 20 करिए तो कितना आएगा 17 दूनी 34 17 दूनी 34
और गुना 19 करिए। 9 चौके 36, 9 तिया 27, 27 और 3 30, ठीक है। 34 के 34 हो जाएगा, जुट करके कितना होगा 6 4 6 646, और एक जीरो हमने छोड़ा था यहाँ पर, यहाँ वाला, तो जीरो बैठा देंगे। 6460 रुपये आ गया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 620 रुपये है, उसे 527 रुपये में बेचा गया, तो उस पर कितना बट्टा दिया गया, ठीक है। और बट्टा आपको प्रतिशत में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रतिशत दिया हुआ है ऑप्शन। तो सबसे पहले बट्टा निकाल लेते हैं कि छूट मिला कितना। तो अंकित मूल्य है 620 रुपया और बेचा इसको 527 रुपये में। तो जब इसको घटाएंगे तो बट्टा निकल करके आएगा। तो जीरो में से 7 घट गया, बचा 3, यहाँ बच गया 1, 11 में से 2 घट गया 9, यहाँ ख़त्म। 93 रुपया छूट मिल रहा है। तो ये जो प्रतिशत बट्टा निकलेगा, तो बट्टा गुने 100 बटा अंकित मूल्य 620 रुपया है। 0 0 कट गया। अब यहाँ देखिए, 2 पचे 10, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 3 पचे 15, तो 15% यहाँ पर बट्टा दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अब आ गया आखिरी सवाल, आपके मैथमेटिक्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस सेट का क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ सेट कर दिया गया है, और लेकिन फिर भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको मिलेंगे ही 1-2 सवाल। अब देखिए, ऐसा है कि इसमें जो प्रश्न सेट किया गया है वो तो एक सेट है। आपके एग्जामिनेशन कई शिफ्ट में होते हैं, ठीक है, कई सेट तैयार किए जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो सभी के सभी आपके किसी एक ही सेट में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न किसी सेट में, 1-2 प्रश्न किसी सेट में, ऐसे करके देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये सारे आपके ओरिजिनल बुक से लिए जाते हैं। जितने भी सवाल मैं तैयार करता हूँ वो सारे आपके बुक से लिए जाते हैं। जो भी आपका स्टूडेंट्स फ्रेंड का बुक होता है वहीं से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। मैंने जैसा कि सिलेबस वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है और आप आराम से कर सकते हैं। आपको करना बस यही है कि आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन 3 बुक के जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहते हैं, एग्जाम मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स जो बनाए जाते हैं उससे आप क्वेश्चन बनाइए, सोल्व कीजिए, ठीक है। और सोशल साइंस और साइंस, इन दोनों बुक के लास्ट में सभी चैप्टर से कम लगता है 60-70 की संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप वहाँ से उन प्रश्नों को देख लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। वहाँ से आप अगर तैयारी आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी सबसे बेहतर होगी, ठीक है। और बाकी बच गया हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, तो किसी भी ऑथेंटिक बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और 10 सवाल जो है रीजनिंग से आएगा। तो रीजनिंग वाला जो हमारा क्लास है, इसी के सेक्शन में लास्ट में रीजनिंग का सेक्शन है 10 प्रश्न। तो वो जो 10 प्रश्न हैं वो आपको अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से मैंने 10 प्रश्न दे दिया या 3-4 प्रश्न एक ही टॉपिक से, ऐसा नहीं है। 10 प्रश्न 10 टॉपिक से हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और अगर आप उस क्लास को अच्छे से देखते हैं, वॉच करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया से अच्छे तरीके से आपको सिलेबस को समझना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल पे आ जाते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा उसका प्रतिशत बताना है। तो यहाँ देखिए कि जब भी अगर रहेगा कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 50 वस्तु को हमने जितने में खरीदा है उतना दाम हम 40 को बेच करके ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा, ना कि हानि होगी, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि जब भी क्रय मूल्य की जो संख्या होगी उससे कम अगर विक्रय मूल्य की संख्या होगी तो ऐसी स्थिति में
लाभ होता है। ठीक, अभी हम मान लेंगे, माना कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है, 100 रुपया मान लेते हैं। तो बताइए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर एक वस्तु का तो 2 रुपये हो जाएगा, 50 दूनी 100, बिल्कुल होगा। ठीक है, 2 रुपये होगा। अब 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? तो ये भी 100 रुपये है। ठीक है, क्योंकि 100 में हमने 50 खरीदे थे और 100 में 40 बेच रहे हैं। ठीक, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100/40, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2.5 रुपया, 2.5, यानी कि एक वस्तु पे हमें 50 पैसे का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो 0.5 रुपीज़ का लाभ हो रहा है गुने 100 बटा क्रय मूल्य हमारा 2 रुपये है। दशमलव हटा दीजिए, बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 पचे 10 कट गया, 5 पचे 25, तो 25% लाभ हो रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। रीजनिंग का भी 10 प्रश्न बाकी है इस सेट में। इसके बाद फिर एक समेकित वीडियो आ जाएगा जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।